गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, समझाऊंगी, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इस चैप्टर को समझ सकें। और इस चैप्टर को ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, सिर्फ टॉपिक वाइज बनाया करूंगी, ताकि ज़्यादा आपको ये ऐसा हो कि समझ ना आए आगे चल के, ऐसा ना हो आपके साथ। तो छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे ताकि आप आसानी से समझ भी सको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उसने 1848 में 4 चित्र बनाए थे, उनकी एक सीरीज़ बनाई थी, एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। और उन 4 चित्र में से एक चित्र जो है वो आपके सामने है, वो आपको दिख रहा है। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और इन चित्रों में उसने क्या बनाया, अपने एक सपनों का संसार बनाया, और जिसका नाम उसने क्या दिया, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। इस श्रृंखला का पहला चित्र 1 यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाए गए हैं। और ये जो पहला चित्र है ये आपको सामने दिखाया जा रहा है, और इसमें बेसिकली किन लोगों को दिखाया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एवं लंबे कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा को वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप देखोगे लंबी कतार लगी हुई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और हर वर्ग के लोग हैं, और जो क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान करते थे। आज जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रांसीसी क्रांति था, तो ज़्यादातर जो स्वतंत्रता है उसका जो प्रतिमा बनाया जाता था, उसका जो सिंबल शो किया जाता था, वो किसको शो किया जाता था, फीमेल को शो किया जाता था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके हाथ में है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकार की घोषणा पत्र है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आप देखोगे कि ज्ञानोदय का मशाल है उसके पास, और दूसरे हाथ में क्या है, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है, ठीक है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जो निरंकुश है, जो बादशाह का जो राज्य था, जो लोगों पर ज़बरदस्ती अपना शासन करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके जो बचे खुचे शेष हैं, बचे हुए हैं, वो सारे देखिए यहाँ पे ऐसे सामने गिरे हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं। सूर्यों ने कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। और सूर्यों के अनुसार जो एक यूटोपिया है, एक आइडियल गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक उनका झंडा है, वहाँ के लोगों का एक ही तरह का कपड़ा है, वो देश स्वतंत्र है, उस तरह के बटे हुए चीज़ों की पहचान कपड़ों से होती है। इस तरह का उसने सोचा कि ऐसा एक देश होगा, एक नेशन होगा। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस के नेतृत्व कर रहे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगा की पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के अभी पहुंचा है। हाँ, अब इस आप फिगर में देखोगे, मैं दिखाती हूँ आपको, कि कह रहा है कि जो अमेरिका है और स्विट्ज़रलैंड है, ये दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, और ये दोनों इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं। और फ्रांस जो है वो अभी यहाँ पहुंचा है, और फ्रांस के जस्ट पीछे जो है वो जर्मनी पहुंचा है। ये जर्मनी का झंडा आप देख लीजिए, गोल्डन, ऑरेंज और ब्लैक दिख रहा है, शो हो रहा है, तो वो पहुंचा है। देखिए उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं, ठीक है। ये दिलचस्प है कि जिस समय सूर्यों ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। हाँ देखिए, यहाँ उन्होंने अब दिखा भी दिया कि जर्मन लोग पहुँच गए हैं, उनका झंडा इस कलर का है, लेकिन सच में कोई जर्मन देश उस टाइम नहीं बना हुआ था, वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं था, जो झंडा वो थामे हुए हैं। वो 1848 में उदारवादी उम्मीदवारों के अधिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रचलित संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र की गठन करने की चाह थी। वो बस दिखाया है कि लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन सच में जर्मन कोई कंट्री उस टाइम नहीं बनी थी। जर्मन के लोगों के बाद और जर्मनी के बाद फिर कौन है
जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया है, 2 सिसिलियों का राजशाही है, लंबोडिया है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी और रूस के लोग हैं। ओपस 1 से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। और आप इस फिगर में ऊपर देखोगे, ये जो आपकी पिक्चर है इसमें आप ऊपर देखो, ईसा मसीह, फरिश्ते सब इसमें बहुत अच्छे से नज़र जमाए हुए हैं कि मेरे मतलब इस फिगर में कहना चाह रहे हैं कि सब भाई बहन हैं, सब लोग एक हैं, सब हमारे बच्चे हैं। तो फर्टिलिटी दिखाया जा रहा है इसमें, भाईचारगी दिखाई जा रही है। तो ये सारे नज़र जमाए हुए हैं कि सब एक साथ एक नेशन स्टेट चाह रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पर नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारगी का प्रतीक के रूप में किया है। हाँ, फ्रेडरिक सोरियो ने ये चीज़ किस तरह दिखाई, भाईचारगी की तरह दिखाई के ऊपर ईसा मसीह के संत सब लोग बड़े प्यार से इस दृश्य को देख रहे हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सूर्यो ने चित्र में की थी। जो सूर्यो ने अपने चित्र में चीज़ें बताई है काल्पनिक, वो चीज़ें आपको इस चैप्टर में आगे बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। मतलब 19वीं सदी में 1800 से लेकर 1900 के बीच में जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसा मानसिक और राजनीतिक के रूप में उभरा जिसने क्या किया, पूरे भारी परिवर्तन, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन पूरे यूरोप में लाया। इस परिवर्तन के अंतर्गत यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। जो राजा शासन करता था उसको हटाकर राष्ट्र राज्य बनाए, है ना, एक डेमोक्रेटिक राज्य बनाए, गणतंत्र राज्य बना। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर भूसत्ता एक केंद्र शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों के बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान व भाव का साझा इतिहास या विरासत की भाव थी। साझेपन का ये भावना अनंत काल से नहीं था। ये संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों के सरगर्मियों के निर्मित हुए थे। ये अध्याय उन विधि, प्रक्रिया और प्रकाश डालने जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य के और राष्ट्रवाद का अस्तित्व आया। अब ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो क्या है, वो इसी चीज़ को बताएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उभरी, कैसे लोगों के बीच में आई और राष्ट्र राज्य कैसे बना। ठीक है, तो हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। अब इंग्लिश में एक बार हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे। सेम वही चीज़ है, हिंदी में मैंने तो समझाई दिया, तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मैप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड हिम, है ना। फ्रेडरिक सोरियो था, इसने 1848 में उसने बनाया था और उसने 4 चित्र बनाए थे जिसको उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कहा है। फिगर 1 यहाँ पे शो हो रहा है। पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका और यूरोप के लोग यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, मैन एंड वुमेन और ऑल एज, हर एज के लोग और हर सोशल ग्रुप के मर्द और औरत वहाँ पे एक ट्रेन की तरह लाइन बनाए हुए हैं और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एज ए कॉल आर्टिस्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी फिगर, और जो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में वो उन्होंने कैसे फीमेल फिगर में उसे दिखाया। ठीक है, जिसमें एक हाथ में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एलाइनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। ठीक है, और इसमें आगे जो फिगर में आपको दिखाए गए टुकड़े बचे हुए वो एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन थे उनके टुकड़े बचे हुए हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही राष्ट्र होगा, जो उटोपियन जो उसकी एक काल्पनिक सोच है, एक आइडियल गवर्नमेंट है, वैसा होगा जिसमें एक ही फ्लैग होगा और कॉस्ट्यूम भी सबके एक ही होंगे। लीडिंग प्रोसेस, और सबसे आगे जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जो आगे है वो कौन लोग निकल गए हैं, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड निकल गया है, फ्रांस अभी पहुंचा है और जर्मन जस्ट उसके पीछे हैं। और ये बात भी हमने अभी पिछले पढ़ा ही है कि जर्मन जो था उस टाइम तक बना नहीं था, सिर्फ एक उसने कल्पना दी थी और उसका फ्लैग ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर का है। तो उस टाइम जर्मन एक कंट्री नहीं बनी थी और वो एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब जर्मन के पीछे कौन कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रिया थी, किंग ऑफ 2 स्लाइसेस था, लैम्बोडिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सारी
कंट्रीज़ थी। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। तो बस 2 चीज़ आप हमें ध्यान देना है। और ये जो भावनाएं उभर के आई वो कब आई? 19th सेंचुरी में आई, नेशनलिज्म की और नेशन स्टेट्स की जो भावना है ना। और ये लास्ट हम देख लेते हैं। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि 19th सेंचुरी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो नेशनलिज्म की भावनाएं कैसे उभरी, कैसे लोगों के दिलों में आई, और दूसरा और नेशन स्टेट कैसे बना। ठीक है, चलिए ये दोनों चैप्टर में हो गया आपका। आप लोग इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए।